आप अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे वहाँ, आप उस समय पत्रकार थे, आपने बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सा भी लिया, आपने मंच का संचालन भी किया था। कुछ फोटोज मैंने देखे हैं आपके पुराने जो हैं, जंतर मंतर पे आप थे वहाँ पे। इसमें मैं आपके लिए भी और आपके जैसे जितने भी संगठन हैं उन पे भी एक सवाल या निशान उठाना चाहूंगा कि जब आप एक पार्टी बन जाते हैं, सरकार में बैठा देते हैं, आपको 67 सीट बनाकर 10-15 साल के लिए शासन में बैठा दिया जाता है, उसके बाद आप पर करप्शन के इतने गंभीर चार्जेस लगते हैं। बाबा एक बार रास्ते से जा रहे थे, वहां पे बीच रास्ते में एक भिखारी बैठा हुआ है, कम्बल ओढ़े, और जी तो तूने जो ये किया मेरे साथ कृत, इसको किसी को बताना मत, वरना लोग बाग साधु संतों पर विश्वास करना बिल्कुल छोड़ देंगे, आगा कोई मदद नहीं करेगा, अच्छे लोगों की कोई मदद करेगा ही नहीं जी। समाज सेवियों के साथ और जो समाज कल्याण के उत्थान के लिए, मेरी बात समझ रहे ना आप, उस लोगों के साथ कैसे जुड़ा हुआ पाए कि इस सड़क के निर्माण में या किसी भी भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार ना होने दें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो लाख रुपए सरकार का तो ले रहे हैं, 2 लाख रुपए सरकार से वेतन तो पा रहे हैं, लेकिन वो मलाई के रूप में ठेकेदारों से भी कई लाख रुपए रिश्वत ले रहे हैं, कमीशन खोरी हो रही है। और यानी कि लोकतंत्र को हम पर्व की तरह मानते हैं कि भाई हम अपनी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में इस तरीके की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस देश को बुजुर्गों की जरूरत है, इस देश को आवश्यकता है तो संस्कारों की। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन ना रहे यदि इच्छा है तो जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट भारत दिल से। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत आप जानते हैं आधे से ज्यादा आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें कराने के लिए आप दर दर घूमते रहते हैं और आपके कार्य नहीं हो पाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो 2012 से लगातार करप्शन फ्री इंडिया के माध्यम से एक मुहिम उन्होंने छेड़ी हुई है और लगातार जन समस्याएं जो हैं, जन कल्याण की जो समस्याएं हैं उन्हें उठाते रहते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रवीण भारतीय जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम और आपका बहुत विशेष धन्यवाद। आपका जो चैनल है उसको भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण जी, आप 2012 से लगाएं, 2012-13 से लगभग आप एक मुहिम आपने जो छेड़ी हुई है करप्शन फ्री इंडिया। मतलब जब हम भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो करप्शन जो है लगभग गांव से लेकर और शहरों तक भी, बड़े बड़े शहरों तक भी कहीं ना कहीं जो करप्शन नाम की जो एक बीमारी है, मैं बीमारी कहूंगा इसे, इस तरीके की जो बीमारी है उस पर नकेल कसने के लिए आपने जो मुहिम छेड़ी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और अपनी जो आपकी जर्नी जो रही उसके बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने पूरा जो ये कार्य अपना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई सोनू नागर जी, आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने चैनल के माध्यम से भारत की जो मूल आत्मा है यानी कि गांव के विषयों को लेकर के चर्चा की है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। भारत का जो दिल है वो गांवों में बसता है। बात रही मेरी यात्रा की कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 2012 से और आज तक हम लोग किस तरीके से और किन किन विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 से पहले यानी कि 2008 से और 12-13 तक मैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों शहरों में मैंने पत्रकारिता की और पत्रकारिता के माध्यम से गांव की उन समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने लाने का प्रयास किया जो बातें गांव के लोग कलेक्टर से, एसएसपी से या पटवारी से या तहसील के एसडीएम से या ब्लॉक के एडीओ वीडियो से या समाज कल्याण विभाग में जो लोग वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर के भटकते थे, तो अपनी लेखनी के माध्यम से उस समय भी हमने जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन
बात एक घटना घटित होती है सन 2012 में। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे सुश्री मायावती जी, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी। बसपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में। तो मैं नित्य प्रतिदिन की तरह अपने आवास से कासना दफ्तर की तरफ आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक पीसीआर वैन होंडा जो चौक है अपना परी चौक के समीप, वहां एक पीसीआर एक पराठे वाले के पास खड़ी है। वहां उसमें 2-3 सिपाही हैं, एक दरोगा जी हैं, एक उसके ड्राइवर है। वो लोग कुछ उसको धमकाने का काम करे। तो मैं जैसे वहां पहुंचता हूं तो वो लोग थोड़े से, मेरी मोटरसाइकिल थी तो मोटरसाइकिल पे प्रेस लिखा हुआ था, तो उस बात को समझते वो वहां से निकल गए। लेकिन वही फिर दूसरे दिन मैं उसी समय वहां से गुजरा और उसी समय इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो पुलिसकर्मी उस ठेली का पराठे वाला जो बच्चा था, उसकी आयु लगभग 15-16 वर्ष रही होगी, और वो बच्चा बदायूं का रहने वाला था। और वो बच्चा ठेले पे पराठे बेच करके अपने परिवार का लालन पालन पोषण वहां से करता था। तो वो मैं देखता हूं कि वो 3 सिपाही, एक दरोगा और एक उसके पीसीआर के जो है ड्राइवर थे, वो उसको लाठियों से, डंडों से उसको मार रहे हैं। तो मैं वहां पहुंचता हूं। मैंने पहुंचने पर मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्यों मार रहे हैं? तो वहां जो दरोगा थे, जो सिपाही थे, वो कुछ जवाब नहीं देते और पीसीआर को लेके वहां से चले जाते। तो मैं बच्चे को बोलता हूं कि हाँ भाई आपको क्यों मारे? तो बच्चा भी मुझसे बात करने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन मैंने थोड़ी सी हमदर्दी जताई तो बच्चा जो है रोने लगा। उसको पीड़ा हुई, उसको लगा कि हाँ कोई है व्यक्ति जो दुख दर्द को मेरे को समझने का प्रयास कर रहा है। हमने कहा बेटा रोने की आवश्यकता नहीं है, आप बताओ इन लोगों ने आपके साथ क्यों मारपीट की? बोले कि यहाँ ठेली का जो ये पराठे का जो हम ठेला लगाते हैं, इसको लगाने की एवज में 2000 रुपए की ये मांग कर रहे थे। तो हमारी रूह कांप गई कि आजाद भारत में एक पुलिस की एक जिम्मेदारी है सुरक्षा प्रदान करना, वो उल्टा देश के उन लोगों को जो इस देश के मूल नागरिक हैं, उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो हमने कहा तुम न्याय चाहते हो? तो बच्चे ने कहा न्याय तो मैं चाहता हूं। मैं उस बच्चे को दफ्तर पर लाया अपने पर, वहां एक प्रार्थना पत्र लिखा। और उस समय गौतम बुद्ध नगर के तत्कालीन जिला अध्यक्ष होते थे बसपा के प्रदीप भारती। तो हमने उनको फोन करके कहा पत्रकार होने के नाते कि तुम्हारी सरकार में ये सब क्या चल रहा है? तो उन्होंने भी एसपी को फोन किया, बोले कि तुम एसपी के पास इनको भेजो और वहां इन लोगों के खिलाफ जो दोषी लोग हैं उसमें जांच होगी और इन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराएंगे, ऐसा आश्वासन उस समय प्रदीप भारती ने दिया। अब बात आती है कि वो बच्चा बोलता है कि मैंने तो एसपी दफ्तर भी नहीं देखा। तो मैं उस बच्चे को स्वयं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके एसपी दफ्तर सूरजपुर, जो कोतवाली सूरजपुर है उसके समीप हुआ करता था, तो तत्कालीन एसपी देहात थे ब्रजेश कुमार, और ब्रजेश कुमार को हमने अपनी पीड़ा सुनाई और उनको बताया कि इस तरीके से घटना घटित हुई है। और बच्चे की पैंट को मैंने उतरवा के देखा तो उसके पीछे और टांगों पे डंडे छपे हुए थे और वो मतलब ऊपर गए बिल्कुल, और उसके एक अंगूठे का नाखून भी निकल गया। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्कालीन सीओ राहुल कुमार थे, राहुल जी को जांच सौंपी गई। राहुल जी ने भी जांच की और उस बच्चे को बुला करके देखा और उसमें जो है बोले हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया। और मैं जो अपने पत्रकार साथी थे, विभिन्न समाचार पत्रों के जो पत्रकार थे, उनको मैंने निवेदन किया कि यार इस खबर को थोड़ा सा प्रमुखता से छापी। तो कई अखबारों ने बड़े अच्छे, जो बड़े अखबार थे उन्होंने बड़े अच्छे से कवरेज किया। तो उसमें लिखा कि अगले दिन प्रकाशित हुआ कि खाकी की गुंडागर्दी, ऐसा कई अखबारों ने प्रकाशित किया और उसमें कार्रवाई हुई। उसमें 3 सिपाही और एक दरोगा जो है सस्पेंड हुए। उस बच्चे को न्याय दिलाया और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिली कि भाई ये तो हम यहां से और भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो फिर हम पत्रकारिता करते गए 2013 में फिर दूसरी सरकार आई, उसमें एक घटना घटित हुई और घटना में जो है हमने पत्रकारिता को हमें किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। और पत्रकारिता छोड़ करके हमारे मन में विचार आया कि एक ऐसा मंच हम लोग तैयार करें जिस मंच के माध्यम से किसी का कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो। होता क्या था, कई बार हम लोग अखबार में भी लिखना चाहते तो स्पेस की वजह से और कई अन्य चीजें होती थी कि खबरें प्रकाशित नहीं हो पाती थी।
और तो हमारे मन में आया कि एक ऐसा मंच हम तैयार करें जिसपे हम अपने मन के मुताबिक और भारतीय संविधान के तहत जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिल सके। तो 2013 में करप्शन फ्री इंडिया संगठन का जन्म गौतम बुद्ध नगर की पावन धरा से हमने किया। उस समय हमारे साथी हम लोग 5-6 लोग हुआ करते थे। 5-6 लोगों ने हमने विचार विमर्श किया और एक बात आई कि भाई किस नाम से संगठन बनाया जाए। तो चर्चा में सुझाव निकला कि आज यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण और गौतम बुद्ध नगर और यूपी सीधा तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटियां यहाँ हैं और यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग जो यहाँ के मूल किसान हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं और जो निर्माण कार्य हैं इन प्राधिकरणों के, उन निर्माण कार्यों में भी बड़े स्तर पे ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो सड़क निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, सीवर का निर्माण है या अन्य अन्य दूसरी चीजें। तो चर्चा में फिर ये निष्कर्ष निकला कि भाई करप्शन फ्री इंडिया एक उस समय एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। तो उस आंदोलन का जो नेतृत्व हुआ वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन संगठन के बैनर तले हुआ, यानी कि भारत के लोग भ्रष्टाचार के विरोध। अब हमें बात आई कि यार लोग तो खड़े हो गए हैं, लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी भी हो गई, क्योंकि उस आंदोलन की धमक सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व तक अन्ना जी के नेतृत्व में गूंजी थी। तो अब आवश्यकता थी कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक तो हो गए, अब आवश्यकता है कि करप्शन फ्री इंडिया यानी कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। तो इस संगठन के नाम पे मोहर लगी सभी साथियों की। तो फिर हमने इस संगठन का निर्माण किया। इस संगठन में जो फाउंडर कमेटी थी उस समय, अब तो और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, उस समय हम 6 लोग थे। मैं था, आलोक नागर जी थे, भाई स्वर्गीय जतन सिंह भाटी थे और योगेश भाटी थे, राकेश पवार जी थे और एक हमारे साथी हैं बुलंदशहर से कृष्णपाल यादव। तो हम 5-6 लोगों ने इसकी शुरुआत की और हम निकल पड़े उन लोगों के लिए जो लोग अपनी बात को कह नहीं पाते थे, तो उन लोगों की आवाज बने। और 2013 से और आज तक हमने विभिन्न मुद्दों पे लड़ाइयां लड़ी। मैंने बताया कि 2012 में उन 4 लोगों को सस्पेंड कराया, फिर उसके बाद कई पुलिस दरोगाओं को हमने भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कराया। आज सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया था, तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर आदि आदि जनपदों में जाकर के शिक्षा के प्रति अलग जगाई और उन अध्यापकों से निवेदन किया जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे कि भाई आप लोग इन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये देश का भविष्य है, इनकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकारें ये चाहती हैं कि भारत शिक्षित हो, और जब भारत शिक्षित होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। तो हमने ये मुहिम चलाई और तमाम स्कूलों का दौरा किया, तो बहुत खामियां मिलती थी। तो वीडियो के माध्यम से, शिकायत पत्रों के माध्यम से हमने अधिकारियों को अवगत कराया, बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई, एक माहौल बना और संगठन का जो गलत लोग थे उनके अंदर भय बनना प्रारंभ हो गया। तो स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में बहुत तेजी से जो है सुधार आने लगा सरकारी स्कूलों में। फिर बात आई कि जो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, इनमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ ना डॉक्टर बैठते हैं, ना यहाँ दवाइयां मिलती हैं, ना जांच मशीनें हैं। और मतलब भारत को, हम और प्रदेश को बड़े स्तर पे तो ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि जो मूलभूत सुविधाएं उत्तर प्रदेश और देश की सरकार की जिम्मेदारियां थी, उन मूलभूत सुविधाओं से गांवों के लोग कोसों दूर थे और आज भी है। तो हमने बिलासपुर के अस्पताल को लेकर के, दमकौर के अस्पताल को लेकर के, डाढ़ा के अस्पताल को लेकर के, बुलंदशहर के लखावती, गुलावती, शिकारपुर, खुर्जा और तमाम अनूप शहर, तमाम तहसीलों में गए, वहां के तमाम जो अस्पताल थे उनका दौरा किया, खुद मरीज बन करके गए कि भाई यहाँ क्या क्या डॉक्टर्स हैं, किन किन बीमारियों के डॉक्टर बैठते हैं, किन किन मरीजों को यहाँ दवाइयां मिल रही हैं, क्या जांच मशीनें हैं। तो जब हम लोगों ने जमीन पे जाकर के देखा तो मैं बिलासपुर की अस्पताल की घटना आपको बताता हूँ। तो बिलासपुर में हम पहुंचते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष मास्टर दिनेश नागर हुआ करते थे और हमारे उनके नेतृत्व में बहुत सारे साथी, प्रेम प्रधान और कई सारे साथी वहां गए। तो वो देखते हैं कि सफाई कर्मचारी जो है वहां दवाई दे रहा है। सफाई कर्मचारी 8 बजे से और 2 बजे तक डॉक्टर का समय होता है, वहां डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। तो वहां सफाई कर्मचारी जो है दवाई दे रहे हैं
वहां बेड की हालत देखी, वहां 10 बेड पड़े हुए हैं, उन पे कबूतरों की बीट पड़ी हुई है, किसी बेड पे कुत्ता लेट रहा है, और जांच मशीन के नाम पे वहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है, और दवाइयों के नाम पे सिर्फ पैरासीटामोल की एक टैबलेट वो देते हैं और उसको दे करके वहां से मरीजों को टरका देते हैं। वो गांव से जो 8 किलोमीटर से पैदल चल करके बुजुर्ग महिला आ रही है और उस बेचारी को वहां डॉक्टर ना मिले और उसको ये कह करके वहां से टरका दिया जाए कि आज डॉक्टर नहीं है, और कल ये कह के भगा दिया जाए कि यहाँ दवाइयां नहीं है, और तीसरे दिन ये कह करके वहां से उनको खदेड़ दिया जाए कि यहाँ जांच मशीनें नहीं है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की सरकारों को, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो इस पीड़ा को हमने समझा और उनको लेकर के यहाँ के कलेक्टर महोदय से, यहाँ के मेडिकल चीफ से, सीएमओ साहब से, तमाम लोगों से शिकायत पत्र दिए और उनसे कहा कि इन अस्पतालों की स्थितियों को सुधारो। ऐसा ही हमने वहां दनकौर में क्या था, डॉक्टर्स लोग बाहर वहां मेडिकल स्टोर के लिए दवाइयां लिख दे रहे हैं, बाहर वहां बहुत सारी लैब थी, वहां उनके ब्लड जांच लिख दे रहे हैं और उनसे उनका कमीशन होता था। तो उस कमीशन खोरी को हमने वहां बंद किया। और कुत्ते काटने का जो इंजेक्शन, मतलब कुत्ता काट लेता है और उसके बाद जो रेबीज जो इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन की बहुत बड़ी कमी थी और आज भी है, कई अस्पतालों में आज भी नहीं मिलता, और मिलता है तो होता भी है तो नहीं देते हैं, कहते हैं कि मेडिकल स्टोर से लेकर के आओ या बाहर से लेकर के आओ। तो इन तमाम जो बिल्कुल जमीनी मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेके हमने एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया और इनके खिलाफ आंदोलन भी चलाया। तो शिक्षा और चिकित्सा को लेके कुछ यहाँ स्थितियां सुधरी। फिर उसके बाद हमें लगा कि भाई अब एक ऐसा जनजागरण हम करें जिससे कि प्रदेश के लोग और देश के लोगों में एक जागरूकता आए। तो शिक्षा और चिकित्सा और प्राधिकरणों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के 2017 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमने जनपद बुलंदशहर के काले आम चौक से, वह काला आम चौक जहां शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है, और वह काला आम जिस काले आम पर देश की आजादी के समय लाखों क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी, उस काले आम चौक से हमने एक यात्रा प्रारंभ की। और वो यात्रा बुलंदशहर से हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, आगरा, मथुरा होते हुए गौतम बुद्ध नगर तक आई। और प्रत्येक जनपदों में हमने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा, खुला पत्र था, और उस पत्र में हमने शिक्षा और चिकित्सा और प्राधिकरणों में जो भ्रष्टाचार है, जो गांवों के विकास को लेकर जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने जैसी तमाम बिंदुओं को लेकर के उसमें अपनी बातें लिखी। और हमारे पास कुछ पंपलेट्स, स्टिकर्स, सामग्री होती थी, उनको हम रास्ते में चलते हुए जो है वितरित करते थे। और था भी क्या, बहुत सारे लोग यात्रा के दौरान हम लोगों को पूछते थे कि भाई आप लोग कौन है, क्योंकि साइकिल पे आगे तिरंगा हुआ करता था, पीछे हमारे उसमें बैनर पोस्टर थे साइकिल पे। तो उस यात्रा को हमने साइकिल से इसलिए किया क्योंकि वो यात्रा हम गाड़ी से भी कर सकते थे, रेल से भी कर सकते थे, मोटरसाइकिल से भी कर सकते थे, लेकिन मोटरसाइकिल, गाड़ी और रेल की गति अधिक होने की वजह से या उसको लोग नहीं रोक पाते, नहीं देख पाते, नहीं पूछ पाते। लेकिन जब हम साइकिल से जा रहे हैं तो जो पैदल व्यक्ति जा रहा है, जो साइकिल से जा रहा है, जो मोटरसाइकिल, कार से जा रहा है, वो भी रुकता था और पूछता था कि भैया आप कौन हैं, क्या है, क्या किस ध्येय के साथ, किस मकसद के साथ आप निकले हैं। तो उन लोगों को हमने बताया, बहुत सारे लोग यात्रा में जुड़े, बहुत सारे लोगों को संगठन के द्वारा बातें बताई गई, संगठन से वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी बताया कि हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं। उन लोगों के साथ मिलकर के उनके जनपदों में भी हमने इन विषयों को लेकर के काम किया। फिर एक यात्रा 2018 में हमने प्रारंभ की नोएडा के दादरी से। उस यात्रा को हरी झंडी देने के लिए देश के वरिष्ठ समाज सेवी परम आदरणीय अन्ना हजारे जी आए और वो यात्रा यहाँ से सीधा जो है बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचती है। और लखनऊ में जाकर के उस यात्रा के माध्यम से हमने वहां गवर्नर महोदय से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रयास किया, लेकिन दोनों लोगों का समय नहीं मिला। फिर वहां के डीएम और एसडीएम वगैरह महात्मा गांधी जो पार्क है हजरतगंज में, वहां आते हैं और हम लोगों को, हमारे पत्र को लेते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि ये पत्र आपका जो प्रदेश के राज्यपाल हैं
उनको भेजा जाएगा, मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा, और वहां से उस यात्रा के माध्यम से हम सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद होते, रामपुर, मुरादाबाद होते हुए यात्रा का समापन हमने मुरादाबाद में किया। तो इस तरीके से इस यात्रा 2 बार हमने साइकिल से यात्रा की। 2019 में हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में किए जा रहे किसानों के साथ और सड़क निर्माण में, भवन निर्माण में जो भ्रष्टाचार था, उन तमाम भ्रष्टाचारों को उजागर करने का हम पत्र के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरने के माध्यम से प्रयासरत थे। तो जब उन आंदोलनों पे बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई तो उस समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीओ थे, और वो नए सीओ आए थे, नरेंद्र भूषण, और वहां एसीओ के रूप में कृष्ण कुमार गुप्त वहां एसीओ के रूप में, अपर मुख्य कार्यपालक के रूप में जो कार्यरत थे। तो मैंने वहां फिर 4 दिन भूख हड़ताल की जनवरी, यानी कि भीषण सर्दी में, और वो 15 तारीख से 19 तारीख तक जो है मेरी भूख हड़ताल चली। और उस भूख हड़ताल में उन्होंने पहली बार प्राधिकरण ने किसी आंदोलनकारी को लिखित में आश्वासन दिया। तो उसमें हमारी मांग थी कि कुछ जो प्राधिकरण के द्वारा भवन बनाए गए थे उनमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया, यानी कि वो बिल्डिंगें जो है मात्र 5 वर्ष में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आप देखिएगा कि वो 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो बिल्डिंग जो है बनने के बाद खंडर के रूप में तब्दील हो गई है, जर्जर हो गई है, उनका प्लास्टर छूट रहा है, वहां अव्वल ईंट की जगह पीला ईंट लगाई गई है, वहां सीमेंट के नाम पे सिर्फ रेत से जो है प्लास्टर कर दिया गया, वहां जहां 8 सरिये का बीम होना चाहिए था वहां मात्र 4 सरिये का बीम लगा दिया, और जहां 15-16 mm का सरिया लगना चाहिए था वहां जो मात्र 4-5 mm का या 7-8 mm का जो है सरिया लगा करके अपने कार्य को तीसरी किया। और जो सड़कें थी वो सड़कें जो है, जो सड़क पीडब्ल्यू, जो ये काली सड़क होती है डाबर की, ये सड़क जो है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का नियम है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, उसमें ये है कि एक बार सड़क बनने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक चलनी चाहिए। लेकिन हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं कि सड़क जो है 6 महीने मतलब 6 महीने बाद, जो बनने के 6 महीने बाद वो उखड़नी शुरू हो जाती है, और उसमें गड्ढे हो जा रहे हैं। और बड़ी विडंबना ये है कि गड्ढों में वाहन तो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन उन गड्ढों में 2 पहिया वाहन और उस बजरी पे फिसल करके 2 पहिया वाहन चालक गिर रहे हैं। और उन दुर्घटनाओं की वजह से किसी माँ का पुत्र चला जाता है, किसी बाप का बेटा चला जाता है, किसी बहन का भाई चला जाता है, और उनके घर में जब नौजवान या उनके किसी पुत्र के सर से पिता का साया जाता है तो उनके घर में जो है मातम और वो अनाथ जैसी स्थिति में आ जाते हैं। तो एक गड्ढे की वजह से किसी का घर उजड़ गया, तो इससे बड़ा और भ्रष्टाचार क्या होगा? मतलब कहां संवेदनाएं चली जाती हैं ग्रेटर नोएडा और पीडब्ल्यूडी के उन अधिकारियों की जो ठेकेदार के साथ मिलकर के ऐसे भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं। इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। और वो जनप्रतिनिधि, वो सरकारें कहां चली जाती हैं जो सरकारें प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती हैं? वो सरकारें कहां चली जाती हैं? वो एमएलए एमपीओ की ड्यूटी कहां है कि वो उनके क्षेत्रों में जो सड़कें बन रही हैं वो सड़कें बनने के 6 महीने बाद उखड़ रही हैं? तो कहां है वो लोग? तो जब उनकी उदासीनता लगती है तो तब एक संगठन निकल करके आता है, तब हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता निकल करके आते हैं और अपनी बात को बेबाकी से कहने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने इन विषयों को लेकर काम किया। अभी मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी लगभग 3-4 वर्ष पहले कासना से सूरजपुर मार्ग बना, और ये गौतम बुद्ध नगर का एक मेन और मुख्य मार्ग है जो नोएडा को दिल्ली को जोड़ता है और पुरानी सड़क है। तो इस मार्ग को बने हुए लगभग अभी 3-4 वर्ष हुए हैं, 4 भी नहीं हुए होंगे, लगभग 3 वर्ष हुए हैं। और बनने के लगभग 1.5 वर्ष बाद ये सड़क उखड़नी शुरू हो गई। जहां गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय है सूरजपुर में, उसके सामने आप देखेंगे पूरी सड़क निकल चुकी है। आप जब वहां से एलजी चौक तक एकदम बिल्कुल बेकार है, और फिर P3 गोल चक्कर से लेके कासना तक पूरी सड़क गड्ढा युक्त है, पूरी सड़क में गड्ढे हैं। और इस बात को लेकर के जब ये गड्ढा होना प्रारंभ हुआ अब से लगभग 2 वर्ष पहले, तो मैंने और हमारे संगठन के लोगों ने इस सड़क में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर के यहाँ के सीओ से हमने मांग की। तो उसमें कमेटी का भी गठन हुआ, लेकिन उस कमेटी के द्वारा क्या निर्णय हुआ, क्या जांच हुई, वो आज तक ना हमें बताई गई और ना अधिकारियों ने उसको उजागर किया।
अभी क्या है कि अभी वो सड़क और उसकी स्थिति खराब हो गई। उस हमारे पत्र देने के बाद उसमें थोड़ी चेपा चापी की, गड्ढों को भरा गया, लेकिन अब वो सड़क दोबारा खराब हो गई। अब मैंने लगभग 15 से 20 दिन पहले उस सड़क को लेके फिर अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया, और अभी 5 दिन पहले फिर मैं सीओ से मिला, और मैंने प्राधिकरण के 3-4 एसईओ से मुलाकात की, और तीनों चारों को ये कहा कि इस सड़क की जांच होनी चाहिए और इस सड़क के तत्काल गड्ढे भरे जाने चाहिए, और जांच में जो अधिकारी और ठेकेदार दोषी पाए जाते हैं उन ठेकेदारों से इस सड़क के पुनर्निर्माण की वसूली होनी चाहिए, और उन अधिकारियों से जिन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये ड्यूटी दी है कि आप इस सड़क के निर्माण में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जेई है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो ओएसडी है, चाहे वो एसीओ है या अथॉरिटी के सीईओ है, उन लोगों की ये ड्यूटी है। उन लोगों को ये लाखों रुपए वेतन हमारे टैक्स से इसलिए मिल रहा है कि वो इस सड़क के निर्माण में या किसी भी भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार ना होने दे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो लाख रुपए सरकार का तो ले रहे हैं, 2 लाख रुपए सरकार से वेतन तो पा रहे हैं, लेकिन वो मलाई के रूप में ठेकेदारों से भी कई लाख रुपए रिश्वत ले रहे हैं, कमीशन खोरी हो रही है। और मैं खुला आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि तीनों प्राधिकरणों में अभी लगभग 1.5 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तीनों प्राधिकरणों के नाक आंख कान से भ्रष्टाचार टपकता है, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ रहा है, और उसके बाद भी कमीशनखोरी बंद नहीं हुई। आज भी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत शानदार मुख्यमंत्री हैं, बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में जो अधिकारी हैं वो उनकी परवाह नहीं करते। उनको हर सड़क के निर्माण में, हर सरकारी काम में जितनी भी फाइलें हैं, उन अधिकारियों के जेई हो, चाहे वो नीचे के और अन्य कर्मचारी हैं या जो और सीनियर मैनेजर हैं या और दूसरे अधिकारी हैं, उन सब लोगों की हर फाइल पे 2%, 3%, 5% कमीशन है। अब बेचारा ठेकेदार जो है कई परसेंट, 30%, 40% बिलो डालता है टेंडर, और फिर उसके बाद अधिकारियों को कमीशन दे, तो सड़क में क्या लगेगा? 100 रुपए में से 40 रुपए, 40 रुपए में भी ठेकेदार को चाहिए 10 रुपए, 30 रुपए लगेंगे। तो जब 100 में से 70% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और 30% जो है सड़क पे लग रहा है, तो वो तो बात वही वाली हो गई राजीव गांधी जी वाली कि मैं जो है केंद्र से 1 रुपया गांव के डेवलपमेंट के लिए भेजता हूं और वहां 15 पैसे पहुंचते हैं। तो आज 30 पैसे लग रहे हैं 1 रुपया में से, 70 पैसे को जो है ये अधिकारी और ठेकेदार खा रहे हैं। तो अब वो 30 पैसे में वो सड़क, वो बिल्डिंग, वो बारात घर का निर्माण, वो गांवों का डेवलपमेंट कैसे संभव है? इस बात को अधिकारी और राजनीतिक लोग हमें बताएं। हम इस देश के मूल नागरिक हैं, हम इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इस देश के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो हमें बताएं कि कैसे ये डेवलपमेंट करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है उसको वर्तमान समय में इन लोगों ने बहुत ऊंचे स्तर पर लेके गए हैं। अब जो बेचारे गांव के गरीब किसान मजदूर होते हैं वो बेचारे वहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई नहीं सुन रहा है। वो बेचारे, आप गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ के किसानों की बड़ी समस्या है। किसानों को ना 10% मिला है, ना 64% मुआवजा मिला है, और आज किसान जो है 2013 भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराने की मांग को लेकर के आंदोलनरत है। तो सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिन लोगों को सरकार ने तैनात किया है कि जो यहाँ के मूल लोग हैं, जो यहाँ की जिन लोगों की जमीन पे इस शहर को बसाया गया है, बनाया गया है, वो लोग किसी भी सूरत में परेशान ना हो, इसलिए इन अधिकारियों को यहां भेजा। अब अधिकारी जो है अपने अहंकार में है और मलाई के और भ्रष्टाचार के मद में है। वो ना यहाँ के किसान को समझ रहे, ना यहाँ के गरीब को समझ रहे, ना यहाँ के दलित को समझ रहे, ना यहाँ के जो लोग साधारण लोग हैं ना उनकी किसी बात को सुनवाई कर रहे हैं। तो तब आवश्यकता पड़ती है एक सामाजिक संगठनों की। तो हम उन सामाजिक संगठन की श्रेणी में है, तो सामाजिक संगठन होने के नाते समय समय पे इन बिंदुओं को हम उठाते रहते हैं। अब बात आती है गांव के विकास की, क्योंकि आपका पहला प्रश्न था कि गांव को विकास को लेकर क्या संगठन काम कर रहा है। हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ ग्राम पंचायत लगभग समाप्त हो गई है। 80 गांवों में यहाँ ग्राम पंचायत जो है अभी लागू है। अन्यथा जो बाकी के गांव हैं, गांवों में नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण ने अपना वर्चस्व जो है कायम कर दिया है।
जब ग्राम पंचायत हुआ करती थी तो ग्राम पंचायत में गांव के लोगों की जो समस्याएं होती थी वो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के ग्राम पंचायत सचिव, एडीओ वीडियो ब्लॉक में, तहसील में एसडीएम, जिले स्तर पे डीपीआरओ और सीडीओ से अपनी बात को कहते थे और फिर गांव के प्रधान से जाकर के अपनी बात को कहते थे कि भाई हमारे गांव के इस मोहल्ले की नाली खरंजा या इन सरकारी नल या स्ट्रीट लाइट इन व्यवस्थाओं को कर दिया जाए। अब यहां जो ठेका ले लिया है वो ठेका यहाँ के प्राधिकरणों ने ले लिया है कि हम गांवों का डेवलपमेंट करेंगे और इसी आधार पे यहाँ ग्राम पंचायत चुनाव को खत्म किया गया कि जब यहाँ अथॉरिटी डेवलप कर रही है तो ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाना चाहिए। अब उसको खत्म होने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने एक बड़ा संकट ये आ गया है कि जो कई करोड़ रुपए के जो है टेंडर जारी होते हैं गांवों के विकास के नाम पे, लेकिन लाखों रुपए में वहां डेवलपमेंट होता है और लाखों रुपयों को अधिकारी और ठेकेदार गड़प कर जाते हैं। यानी कि जो एक चुनाव के माध्यम से हम अपना एक रक्षक प्रतिनिधि चुनते थे कि भाई ये प्रधान है और ये गांव के विकास में अपनी पूरी ताकत लगा देगा, आज वो खत्म हो गया। तो अधिकारी और ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, गांव के लोगों को सुना नहीं जा रहा है। और मैं आपको रोकूंगा बीच में, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2013-14 में यहाँ लगभग 10-11 साल पहले गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होने थे। ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं उसी के बारे में चर्चा हो रही है। उसको रातों रात सुबह सभी जब उठे उन्हें अखबार के माध्यम से पता चला कि वो जो उनकी जो सुबह हुई है वो अब शहर में हुई है, वो गांव में नहीं हुई है। वो सुबह अखबार के माध्यमों से उन्हें जानकारी हुई, तमाम समाचार पत्रों से मालूम चला कि अब वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते हैं, वो शहरी हो गए हैं। रातों रात उन्हें शहर बना दिया गया और आज तक 2025 अभी चल गया है, आज तक ना तो किसी भी तरीके का कोई चुनाव है, यानी कि जो वोट का हमारा जो राइट है, यानी कि लोकतंत्र को हम पर्व की तरह मानते हैं कि भाई हम अपनी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में इस तरीके की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ के लोगों को का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे समाज सेवी जो हैं वो तत्पर हैं। हाँ, अब आप बताइए बात। तो अभी क्या है कि 2015 में ग्राम पंचायत चुनाव को समाप्त कर दिया, 14-15 में। तो लोगों को लगा कि चलो अथॉरिटी डेवलप अच्छे से करेगी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए अथॉरिटी 1991 में बनी, आज 32-33 साल हो गए और 33-35 साल हो गए और आज तक और 10-11 वर्ष जो है ग्राम पंचायत को समाप्त हुए हो गए हैं। बहुत सारे क्या 80% ऐसे गांव हैं जिन गांवों में शमशान घाट तक नहीं है, जिन गांवों में आज तक सीवर लाइन को जोड़ा नहीं गया है, जिन गांवों में बारात घर नहीं है। कुछ गांवों में बारात घर हैं तो उन गांवों के बारात घरों को ऐसे स्थान पे बना दिया गया जहां गांव के लोग शादी विवाह मतलब करने नहीं पहुंच सकते। जैसे उदाहरण बतौर हम बात करें अटाई गांव की, तो अटाई गांव का जो बारात घर है वो गांव से लगभग 700 मीटर दूर है जंगल में, और उस बारात घर को लगभग बनाने में 30-35 लाख रुपए तब खर्च हुए होंगे। आज उसकी अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग 60-65 लाख रुपए होंगे। आज तक उस बारात घर में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी का कुआं पूजन तक भी नहीं हुआ, विवाह तो बहुत दूर की बात है। वो बारात घर यानी कि जनता के 35-40 लाख रुपयों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने और अधिकारियों ने बंदर मार कर दिया। उसका कोई उपयोग नहीं है, ना बारात घर बने हैं, ना शमशान घाट बने हैं, ना खेल-कूद के लिए बच्चों के लिए मैदान बने हैं, ना लाइब्रेरी बनी है, और गांवों का अस्तित्व खत्म कर दिया। चारों तरफ ऊंची बिल्डिंगें, फ्लैट्स बना दिए गए हैं, गांवों की बाउंड्री कर दी गई है और गांव जो है आज लुप्त हो गए हैं। और गांवों के जो सीवर हैं वो उबाले मारते रहते हैं, यानी कि रास्ते में चलने की भी पैदल स्थिति नहीं है। नालियां ओवरफ्लो हैं। मेंटेनेंस के नाम पे मैं सर्किल 8 की बात करता हूं, जिनमें घर बड़ा लुक्स, रिमलिया, दादूपुर और नवादा, तमाम जनकपुर, ये तमाम गांव आते हैं।
उन गांवों के डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट छोड़िए, मेंटेनेंस के नाम पे कई कई करोड़ के टेंडर होते हैं। यानी कि मरम्मत करने के लिए कई करोड़ का टेंडर 2 गांवों का 3 गांवों का होता है, और वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है, वो 10 वर्ष के लिए नहीं, सिर्फ 1 वर्ष के लिए। मेंटेनेंस के नाम पे गांव के लोगों को तो पता नहीं कि मेंटेनेंस के नाम पे भी अथॉरिटी यहां पैसा दे रही है। उस मेंटेनेंस के पैसे को ठेकेदार और अथॉरिटी के अधिकारी खा जाते हैं। बंदरबाट हो रहा है वहां, क्या नाली का निर्माण हो रहा है, नाली का निर्माण हुआ 2 फुट 4 फुट या 5 फुट या 10 मीटर या 50 मीटर, और वहां एमबी में चढ़ा के दे रहे हैं 100 मीटर, 150 मीटर, 400 मीटर, या इंटरलॉकिंग लगाई गई, या नाले का निर्माण, पुलिया का निर्माण हुआ, या मतलब इस तरीके से वो चुटमुट काम होते हैं, या शमशान घाट की साफ सफाई हो गई। तो वो काम करते हैं छोटा सा चीटी भर और पैसा लेते हैं हाथी भर। तो ऐसा करके इन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर के ग्रामों का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। और मैं तो ये कहता हूं, अपने वीडियो के माध्यम से भी कहता हूं, लोगों को गांवों में जाके भी कहता हूं कि अगर गांवों के विकास को लेके अगर अथॉरिटी और अथॉरिटी के ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमें बताएं, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। अब जैसा हम आपको बताएं कि गौतम बुद्ध नगर का यहाँ माइचा गांव है, दादरी विधानसभा का, और बड़ा गांव है। उस गांव को अथॉरिटी ने स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए उसको अखबारबाजी और कि हम इसको स्मार्ट विलेज बनाएंगे और स्मार्ट विलेज में ले लिया। उस गांव में स्मार्ट विलेज को लेकर के जो है काम प्रारंभ हो गया। आज तक उस गांव के जो रास्ते हैं वो स्मार्ट नहीं है, उस गांव का स्कूल स्मार्ट नहीं है। शमशान घाट में पुरानी ईंटों को लगाया जा रहा था, तो मेरे कार्यकर्ता, करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने वहां से अधिकारियों को और वहां के ठेकेदारों को थोड़ा सा टाइट किया और उनसे कहा कि भाई ये अनिति मत करो। तो आज मायचे गांव का शमशान घाट अच्छा बन गया। तालाब के नाम पे, तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए गड़प हो गए, सीवर लाइन के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए गड़प हो गए, सड़कों के नाम पे गड़प हो गए, और नालियों के नाम पे, स्ट्रीट लाइट के नाम पे। आप मायचा गांव जाएंगे तो आपको वहां एक ऐसी व्यवस्था शमशान घाट के अलावा कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखेगी कि हाँ ये स्मार्ट गांव के तहत बहुत सुंदर स्मार्ट विलेज के अंतर्गत बनी है। तो ऐसे करके सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। तो इन ऐसे ड्रामों को रोकने के लिए, ऐसी लूट, ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन काम कर रहा है। अब आ जाते हैं हम उन गांवों में, उत्तर प्रदेश के उन गांवों में जिन गांवों में आज भी ग्राम पंचायतें लागू हैं। तो यहां हम 2 बात करेंगे। भारतीय संविधान ने देश के लोगों को अपनी बात को कहने के लिए 2 माध्यम दिए हैं। हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बात करते हैं, विधानसभा लोकसभा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, गांव के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। गांव के विकास के लिए हम 5 वर्ष में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, उस चुनाव में अपने मत का दान करके एक व्यक्ति को प्रधान बना देते हैं। वो प्रधान निधि के तहत गांव में विकास कराता है। उस निधि की देखरेख, मतलब प्रधान उस पैसे को ना खा जाए, इसलिए संविधान में एक व्यवस्था बनाई गई कि उसके ऊपर एक सरकारी मुलाजिम बैठा दिया गया है, सेक्रेटरी के रूप में, जिसको हम ग्राम पंचायत सचिव कहते हैं। सचिव बैठाया गया इसलिए कि प्रधान कहीं गड़बड़ ना कर दे। प्रधान कहीं अभी एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि अरे बीबी वो लैट्रिन बनी, पैसा आया या बनी नहीं, वो हमारी लैट्रिन को तो प्रधान खा गया। तो ऐसा क्या, जब शौचालयों को लेकर के भारत की सरकार ने एक बड़ा विशेष योजना के तहत अभियान चलाया, तो उसमें क्या हुआ कि ग्राम प्रधान हर घर, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिनके पास शौचालय नहीं थे, जो जंगलों में जाते थे, उन लोगों के लिए शौचालय बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो उसमें प्रधान ने और सेक्रेटरी ने 12,000 रुपए की किस्तें आई, 6,000 रुपए की 2 किस्तें। तो उसमें जो है 2,000, 4,000 रुपए प्रधान ने और सेक्रेटरी ने खा लिए, और कुछ शौचालयों को तो 12 के 12,000 रुपयों को प्रधान और सेक्रेटरी डकार गए। तो ऐसा वहां मामला। तो जो मैं अभी कह रहा था कि वहां प्रधान के ऊपर सचिव बनाया गया कि प्रधान कहीं गड़बड़ ना कर दे, और जहां ग्राम पंचायत का सचिव गड़बड़ करे तो वहां मेरा प्रधान मेरे गांव के लिए लड़ाई लड़े और डीपीआरओ से, सीडीओ से कहे कि मेरे गांव में इतना पैसा आप
दें, ताकि मैं अपने गांव को बेहतर कर सकूं। मैं अपने गांव में अच्छे शमशान घाटों का निर्माण कर सकूं, मैं अपने गांव में अच्छे रास्ते बना सकूं, अच्छी नालियां बना सकूं, तालाबों का सौंदर्यीकरण हम लोग कर सके, खेलकूद का मैदान बना सके, हम लोग गांव के सरकारी स्कूल को बहुत शानदार डेवलपमेंट कर सके, हम अपने गांव में निःशुल्क आधुनिक पुस्तकालयों का निर्माण कर सके। ऐसी वो मूलभूत सुविधाएं हम अपने गांव की चौपालों का डेवलपमेंट कर सके। हम जो हमारे गांवों के जो मुख्य मार्ग हैं या जो हमारे गांव की छोटी गलियां हैं उनको बहुत सुंदर बना सके, तो उसके लिए जो है प्रधान की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां हुआ क्या, दोनों के दोनों लोग, ये लगभग 30 वर्ष की बीमारी है। करप्शन पहले भी होता था, लेकिन 30 वर्ष, उस समय ग्राम पंचायत में बहुत ज्यादा अधिक पैसा नहीं आता था, लेकिन अभी पिछले 25-30 सालों से ग्राम प्रधानी को लेकर के और ग्राम पंचायतों में भारत की और प्रदेश की सरकारों ने पैसा देना प्रारंभ कर दिया ताकि ये डेवलपमेंट हो जाए। तो अब उसमें जो है प्रधान और सेक्रेटरी, यहां समझने की आवश्यकता है, प्रधान और सेक्रेटरी एक दूसरे के पूरक थे कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अब क्या हुआ, और यह था कि अगर प्रधान गलत करेगा तो सेक्रेटरी शिकायत करेगा, और सेक्रेटरी गलत करेगा तो प्रधान शिकायत करेगा। तो इन लोगों ने गठबंधन कर लिया, दोनों ने पैक्ट कर लिया कि ना तू मेरी कह ना मैं तेरी कहूं। अब दोनों लोग क्या हैं, गांवों के विकास कार्यों के लिए जो पैसा आ रहा है उस पैसे को दोनों लोग दबा के खा रहे हैं, दोनों लोग उस पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। ठीक है, अव्वल ईंट की जगह पीला ईंट लगा रहे हैं। गांव के लोगों को पता नहीं है कहां शिकायत करनी है, कैसे करनी है। कोई बेचारा जागरूक सा व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई भी अगर बड़े स्तर पर होती है तो नीचे के स्तर के लोगों को जांच करनी होती है। एक एडीओ को दूसरे एडीओ की जांच सौंप दी जाती है। सपोज जैसे लखावटी ब्लॉक की हम बात करें बुलंदशहर में, तो लखावटी ब्लॉक के ग्राम पंचायत प्रधान अध्यक्ष की और ग्राम पंचायत सचिव की हमने शिकायत की कि इन्होंने इस नाली के निर्माण में अव्वल ईंट की जगह पीला ईंटों का प्रयोग किया है। तो उन्होंने शिकारपुर या खुर्जा के किसी एडीओ को उसमें जांच अधिकारी बना दिया। अब वो लोग कौन है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे ना जी। तो उन्होंने जांच में जो है अपने अधिकारी को बचा दिया। अब वो उस जांच को लगभग 6 महीने हो गए, मतलब इस जांच को कराने में 6 महीने एक व्यक्ति को लगे। अब वो जांच जब उनके पक्ष में आती है तो अधिकारी, वो व्यक्ति, गांव का जो जागरूक व्यक्ति है, वो सोचता है कि यार इनके खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा है। वो बेचारा घर बैठ जाता है, क्योंकि वो हताश हो जाता है। वो अपने घर से पेट्रोल डीजल फूकता है बुलंदशहर आने के लिए, सूरजपुर जाने के लिए, या जगतारी से अलीगढ़ जाने के लिए, या हापुड़ के हाफिजपुर से जिला मुख्यालय तक जाने के लिए, या घोड़ा मुदाफरे का व्यक्ति 15 किलोमीटर चल करके वहां हापुड़ डीएम ऑफिस आए, या गाजियाबाद का जो है लास्ट गांव का व्यक्ति गाजियाबाद जिला मुख्यालय पे है। तो उन लोगों को 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की यात्रा जो 6 महीने चक्कर काटते, वो उसमें बेचारे हताश हो जाता है। तो इस तरीके से गांवों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और अभी हमें यहां समझने की एक और आवश्यकता है कि जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को समझने की जरूरत है। इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का जब हम भ्रष्टाचार बोलते हैं तो एकदम आम जो जनमानस है उसके मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि पैसे का लेन देन ही भ्रष्टाचार है। जबकि भ्रष्टाचार का जो अर्थ है, जिस व्यक्ति का आचरण भ्रष्ट है, सही नहीं है, जो व्यक्ति सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, जिस व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी नहीं है, जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर अपना निर्वहन नहीं कर रहा है, ये सब बातें भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण बतौर हम इसको समझते हैं। जैसे मैं अपने किसी काम को लेकर के तहसील में गया और तहसील में एसडीएम दफ्तर के बाहर जो अर्दली खड़ा है या जो उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसको मैं कहता हूं कि मुझे एसडीएम साहब से मिलना है। यानी कि मैं का मतलब एक गांव का साधारण किसान, या वो किसान जिसकी धोती कुर्ता फटे हुए हैं या धोती कुर्ता मैले हैं, गंदे हैं, क्योंकि वो बेचारा खेत से काम करके आ रहा है। उसको टाइम नहीं है कि वो नहा करके स्नान करके कलेक्टर बन के जाए डीएम के सामने, एसडीएम के सामने। तो वो बेचारा गया, तो वो अर्दली, वो जो सिपाही है, वो उसके स्टेटस को देखता है और उसको वहां से दुत्कार के भगा देता है। अब वो 1-2 बार 3 बार 4 बार फिर जाता है तो उसको लगता है कि यार इसको मिलवा दे। तो फिर वहां से वो एसडीएम कक्ष में जाता है, बीडीओ के पास जाता है, एडीओ के पास जाता है, तो वो लोग उसको सुनते नहीं है या कई बार उससे अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जब उस व्यक्ति, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए सरकार बनी, जिस व्यक्ति के लिए प्रशासन बना, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय बना, जिस व्यक्ति के लिए मीडिया बना, आज वही व्यक्ति इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है। ना उसको न्यायालय में उसको
इंसाफ मिल रहा है, ना उसको विधायिका में इंसाफ मिल रहा है, ना उसको मीडिया में इंसाफ मिल रहा है, ना उसको कार्यपालिका में जो है इंसाफ मिल रहा है। यानी कि देश के जो चारों स्तंभ हैं वो चारों स्तंभों से हताश है। वो गांव की शिकायत लेके गया, वो अपने चक्रोड की शिकायत लेके गया कि मेरी चक्रोड की नाप कर दो एसडीएम के पास। अब उसको ना तो बेचारा आदमी सुन रहा है, ना पटवारी सुन रहा है, ना तहसीलदार सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है, और वहां से एसडीएम उसको धुतकार के और भगा देता है। 2-4 बार जब वो बेचारा जाता है तो पहले तो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी बात को कह पाए, लेकिन वो हिम्मत कर भी पाता है तो उसको वहां से धुतकार के भगा दिया जाता है। फिर उसको लगता है कि इस देश में तेरा कोई सुनने वाला, तेरा कोई हिमायती नहीं है। तो तब आवश्यकता पड़ती है करप्शन फ्री इंडिया जैसे संगठनों की, तब आवश्यकता पड़ती है। हमें दिखता है कि यार ये तो देश के लोगों के साथ, जो इस देश के मूल नागरिक है, जो इस देश के मूल राजा हैं, जिन लोगों के लिए ये पूरा इतना सिस्टम जोड़ा गया है, देश में लोकतंत्र बनाया गया है, संविधान बनाया गया है, उन लोगों को ही न्याय नहीं मिल रहा। तो तब हमारे दिल में, हृदय में पीड़ा होती है, और तब हम इंकलाब जिंदाबाद के साथ इन अधिकारियों को, इन ग्राम प्रधानों को, इन अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता यह है कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं तो मैं देश के उन तमाम नेताओं से, उन तमाम अधिकारियों से, उन तमाम न्यायाधीशों, न्यायालय के उन सब कर्मचारियों से, उन तमाम देश के जिम्मेदार व्यक्तियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना प्रारंभ कर दो। शिक्षक अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, डॉक्टर अपनी का, पुलिस अपनी का, सामाजिक कार्यकर्ता अपनी का, किसान नेता अपने के, मीडिया के लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, और राजनीतिक लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई नागर साहब, विडंबना यहां यह है कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे। इसी कारणवश आज देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत बुलंदियों पे है। अगर इसको समाप्त करना है तो हम सब लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सब लोगों को जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, और हमें प्रधान जो है वो मुठमर्दी के लिए नहीं बनना है, मुझे अपने स्टेटस के लिए एमएलए एमपी नहीं बनना है। प्रधान, जिला पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, एमएलए एमपी, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री इसलिए बनना है कि मैं अपने गांव की सेवा निष्काम से कर सकूं, निस्वार्थ भावना से कर सकूं। तो तभी ये भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। अगर हम सब लोग आन बान झूठी शान और अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए लूटपाट करते रहे तो हमारी व्यवस्थाएं सब गड़बड़ होती चली जाएंगी। यहां एक बात और मैं कहूंगा कि जिस तरीके से बदमाश राहगीरी करते हैं, रास्ते में रोक करके लोगों से धन लूटते हैं, मोबाइल लूटते हैं, पैसा लूटते हैं, चैन लूटते हैं, उसी तरीके से आज जो सरकारी मुलाजिम हैं वो सरकारी काम को करने के लिए देश के किसान से, नौजवान से, मजदूर से, दलित से लूट करते तो उसका काम करते हैं। आज उसी तरीके से ठेकेदार सड़क बनाने में करप्शन कर रहा है, यानी कि जनता के पैसे के साथ लूट कर रहा है। मैं तो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा और उनको खुला पत्र लिखूंगा कि अगर दुर्घटना में गड्ढावश किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा जो मुआवजा है कम से कम 5 करोड़ रुपया ठेकेदार और उस अधिकारी से वसूले जाएं जो अधिकारी उस सड़क से संबंध रखता है। और अगर किसी को चोट लगती है तो उस चोट का भी पूरा इलाज उस सड़क बनाने वाला ठेकेदार और उस सड़क की रक्षा सुरक्षा करने वाले वो पीडब्ल्यूडी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना और नोएडा अथॉरिटी के वो इंजीनियर दे उस पैसे को, जो जिन लोगों का इस सड़क को बनाने में, सही बनाने में जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो तब तक देश में सख्त कानूनों और सख्ती से उनका अनुपालन नहीं कराया जाएगा, तब तक ये बंदरबाट होती रहेगी। अभी आपने जो जिक्र किया ये लूटपाट और इसका, तो मेरे को एक कहानी याद आई। मैं बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हम सब ने, आपने भी पढ़ी होगी जी, कि एक साधु संत बाबा थे जी, उनके पास बहुत अच्छा घोड़ा था, बहुत सुंदर घोड़ा जी। तो वहां के डाकू जो था उसको वो घोड़ा पसंद आ गया
डाकू ने जाके बाबा को हड़काया या समझाया है, जो अपने तरीके से करना चाहा, बाबा नहीं माने। बाबा अपनी बात पढ़ रहे कि मेरा घोड़ा है। तो बाबा एक बार रास्ते से जा रहे थे, वहां पे बीच रास्ते में एक भिखारी बैठा हुआ है, कम्बल ओढ़े, और जी। तो बहुत धूप हो रही थी। तो बाबा ने उससे कहा कि भाई तुम ऐसे कैसे परेशान हो, मुझे वहां तक जाना। बाबा बड़े दयालु थे, उसे अपने घोड़े पे बैठा लिया, पीछे बैठा लिया कि आप भी बैठ जाओ और चलते हैं, चलो मैं भी उस रास्ते जा रहा हूँ। थोड़ा आगे चलते ही बाबा को उसने नीचे फेंका, घोड़े सवार हो गया। तो वहां यहां तक ठीक था कहानी। अब जैसे ये पॉइंट आया ना, वो मेरे दिल को छू गया कि बाबा ने उसको रोका, 1 मिनट रुक गए। तो उसने, बाबा ने डाकू से कहा कि तूने जो ये किया मेरे साथ कृत, इसको किसी को बताना मत, वरना लोग बाग साधु संतों पर विश्वास करना बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई मदद नहीं करेगा, अच्छे लोगों की कोई मदद करेगा ही नहीं। जी 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 जी। तो अब आज की परिस्थिति में मैं आपको बताऊं, आप भी अभी दिल्ली की राजनीति पे आ जाते हैं जी। आप अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे, वहां आप उस समय पत्रकार थे, आपने बढ़ चढ़ के वहां हिस्सा भी लिया जी। आपने मंच का संचालन भी किया था। कुछ फोटोज मैंने देखे हैं आपके पुराने, जो हैं जंतर मंतर पे आप थे वहां पे। तो अब जब एक ऐसी गवर्नमेंट वहां से बन के निकलती है जो करप्शन के लिए ही निकल रही है, इसमें मैं आपके लिए भी और आपके जैसे जितने भी संगठन हैं उन पे भी एक सवालिया निशान उठाना चाहूंगा कि जब आप एक पार्टी बन जाते हैं, सरकार में बैठा देते हैं, आपको 62 सीट बनाकर 10-15 साल के लिए शासन में बैठा दिया जाता है, उसके बाद आप पर करप्शन के इतने गंभीर चार्जेस लगते हैं। और वो चार्जेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि चार्जेस हैं, जी जी, उसके बाद में वो शराब नीति आपको सारी पता है किस तरीके से वो हटा दी गई वहां से, वो किस तरीके से अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें भी लगभग 2000 करोड़ का जो घाटा है वो राजस्व में हुआ है, वो करप्शन है। ये सारी चीजें जब होती हैं तो आदमी किस तरीके से अपने आप को समाज सेवियों के साथ और जो समाज कल्याण के उत्थान के लिए, मेरी बात समझ रहे ना आप, उस लोगों के साथ कैसे जुड़ा हुआ पाए कि देखिए इसमें भाई नागर साहब ऐसा है कि अन्ना आंदोलन से हम भी जुड़े और अन्ना आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमने भी निभाई। और आज दिल्ली प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी जो वहाँ सत्ता में है, उस पार्टी का जो मुखिया अरविंद केजरीवाल है, वो लोग आंदोलन से निकल करके आए और सरकार में आने के बाद उनका भी ढंग और पार्टियों की तरह और सत्ताओं की तरह रहा। आपका यही प्रश्न है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग विश्वास कैसे आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, वो बाबा वाली बात याद आई, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। देखिए इस देश में कई हजार पार्टियां हैं, बिल्कुल कई सौ पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की हैं, बिल्कुल, और हजारों की संख्या में क्षेत्रीय दल है। तो पार्टियों की तो कमी नहीं है। इस देश को आवश्यकता है एक मजबूत ऐसे आंदोलन की जो राजनीति से पोषित ना हो और राजनीति से प्रेरित ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से दूर रह करके जनहित और समाज हित के मुद्दों को उठाता रहे। देखिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का मतलब ये नहीं होता कि कल हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ जाएं जी, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ जाएं जी, आज सेवा कर रहे हैं जी, 10 दिन तो हमने अपने बैनर पर लिखा समाज सेवी, और फिर प्रधान पद के प्रत्याशी हो गए, फिर हम विधायकी के प्रत्याशी हो गए, और फिर हम विधानसभा प्रधानी लड़ गए और हम ये सेवा कर रहे हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक दलों के द्वारा, प्रदेश और देश की सरकारों के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, गांव की, किसान की, मजदूर की, दलित की, शोषित की जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे काम नहीं हो रहा, उन मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का काम हम जैसे संगठनों की जिम्मेदारी होती है। अब मैं वही आ रहा हूं आपके प्रश्न पे। अब जब हम लोग प्रधान बन जाते हैं, हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत छोटे स्तर की बात कर रहे हैं, हम प्रधान बन जाते हैं तो सिस्टम क्या है, सिस्टम को सुधारने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, ठीक है, लेकिन
प्रयास करता है, लेकिन वहां सेक्रेटरी उसको नहीं काम करने दे रहा है, वहां के एडीओ वीडियो काम नहीं करने दे रहे हैं, उनको कमीशन चाहिए, वहां के डीपीआरओ महोदय उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, सीडीओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो है, अब उसको ये भी है कि अगली बार भी प्रधान बनना है। हाँ, हर दल ये चाहता है कि सत्ता से पैसा और पैसा से फिर सत्ता, ये दो काम इस देश में हो रहे हैं। अगर डेवलपमेंट होने लगे और ये प्रवाह ना हो कि मैं आगे आऊं ना आऊं, मेरा दल बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये राष्ट्र बढ़ना चाहिए, मेरे गांवों का विकास होना चाहिए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक पंचवर्षीय योजना में वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन उसके मस्तिष्क के अंदर जो लोभ का विचार बैठा है कि मेरी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं रहनी चाहिए, मेरी ग्राम प्रधानी सिर्फ 5 वर्ष नहीं चलनी चाहिए, मैं तो जब तक मेरा जन्म है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक मैं इस गांव का प्रधान रहूं, तब तक मैं पूरे देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनूं। ये जो लालसा है, ये लालसा उस मनुष्य को गलत कार्यों के प्रति धकेलती है। वो व्यक्ति धन कमाने के लिए, अपने दल को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए गलत नीतियों की तरफ जाता है और वहां से धन अर्जित करता है। तब ऐसे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप आंदोलन से निकले हुए दलों पे भी लगते हैं। यह बात आती है, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम, जब परम श्रद्धेय एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे देश के, तो उनसे प्रेस वार्ता में पूछा गया कि कलाम साहब, बहुत सारे युवा नेता हैं और बहुत सारे इस देश में बुजुर्ग हैं, तो इस देश में युवाओं की आवश्यकता है या बुजुर्गों की आवश्यकता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो उत्तर था वो बहुत ही समझने और उस पर चिंतन करने का विषय है। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस देश को ना तो युवाओं की आवश्यकता है, न इस देश को बुजुर्गों की जरूरत है। इस देश को आवश्यकता है तो संस्कारों की। आज राजनीति के जो सिद्धांत थे वो सब खत्म हो गए हैं, समाजनीति के जो सिद्धांत थे वो खत्म हो गए हैं। तो आज भारत के जो वास्तविक मूल्य हैं उनका पतन हो रहा है। इसलिए आज देश को पुनः जो हमारा पुराना भारत था, जहां गुरुकुल की एक शिक्षा पद्धति थी, जहां वैद्य की एक चिकित्सा पद्धति थी, अब लोग कहेंगे कि यार ये आज 21वीं सदी में पुरानी बातें कहां कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ वापस लौटना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं लौटे, क्योंकि हम नहीं, पश्चिमी ये देश, जो लोग हमसे कई सैकड़ों वर्ष आगे हैं, जिनका दिमाग बहुत आगे चलता है, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं, वो भारत की सभ्यता को सीख रहे हैं, सभ्यता से सीख रहे हैं और संस्कृति को अपना रहे हैं। यानी कि हम लोग तो, हमारे देश के लोग पश्चिमी की तरफ भाग रहे हैं और पश्चिम के लोग हमारी संस्कृति को ले रहे हैं। तो जो मूल डेवलपमेंट है वो भारत की संस्कृति में ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज दलों की जरूरत नहीं है इस देश में। इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन वो नेता संस्कारवान हो जाए, वो वतन के हितैषी हो जाए, वो राष्ट्रवादी हो जाए, वो सब भारतीय हो जाए, तो देश का भला हो सकता है। जैसे और भी खूबसूरत, और भी मेरा देश महान हो जाए, और भी खूबसूरत, और भी मेरा देश महान हो जाए। काश हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए, कलाम हो जाए। आज विवेकानंद जी की जयंती है, बिल्कुल, और विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पे उनके द्वारा जो दिया गया एक स्लोगन था कि स्वयं परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, तो आज आवश्यकता है देश के लोगों को कि वो स्वयं अपने हृदय के अंदर परिवर्तन लेकर के आए। आज वो ये संकल्प ले कि मैं जीवन भर जब तक जीवित हूं तब तक निस्वार्थ भावना के साथ ईमानदारी के मार्ग पे चल करके और भारतीय संविधान के तहत इस देश के लिए, जो भी देश के लिए मेरे मूल कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करूंगा। तो वो दिन दूर नहीं जब ये भारत और भारत के गांव विकास से भरपूर होंगे और ये भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी गहन चर्चा रही। और आप सभी को मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। मैं सभी से कहना चाहूंगा, जैसा विवेकानंद जी का एक स्लोगन भी है, उठो जागो और आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक सफलता आपके कदम ना चूमे।
बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार। और मुझे एक बात यहाँ और याद आ जाती है, बताइए बताइए। वीर विजय सिंह पथिक। वीर विजय सिंह पथिक, वीर विजय सिंह पथिक इस देश को आजाद कराने वाले महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, पत्रकार, साहित्यकार, कवि और लेखक के रूप में उनको जाना गया, लेकिन आजाद भारत में उनको गुमनामी क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। तो अपनी वार्ता को मैं उन्हीं की कुछ लाइनें हैं उनको बोल करके विराम दूंगा। उनकी ये दो पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। यश वैभव सुख की चाह नहीं, उन्होंने स्वयं अपने ऊपर इन बातों को अमल में वो स्वयं लेकर के आए। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन ना रहे यदि इच्छा है तो जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। उनका कहना था कि मुझे यश, बल, कीर्ति, सम्मान की जरूरत नहीं है, बस मेरे मन की एक इच्छा है कि आज जो लोगों के ऊपर अपने मन के मुताबिक लोगों ने जो भ्रष्टाचार और अत्याचार किया हुआ है, यह अत्याचार, शोषण बंद हो। तो इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और भारत दिल से जो भाई सोनू नागर जी ने एक नए चैनल की शुरुआत की है, एक नई यात्रा की शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और किस तरीके का आप कंटेंट चाहते हैं वो भी हमें लिख के भेजें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।